हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। बिल्कुल विविध एक प्रश्नावली बनाई गई है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। देखिए, निम्न श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले दो सम संख्याएं हैं। तो हमें ऐसी विषम संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं छांटनी है जिनमें दो का भागा नहीं जाता हो पूरी पूरी बार, और उनके ठीक पहले क्या हो, दो सम संख्याएं हो। मतलब दो का भाग पूरी पूरी बार जाने वाली दो संख्याएं उनसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब विषम संख्याएं छांटनी है और उसके आगे दो सम होनी चाहिए। तो विषम संख्याएं पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिएगा, एक 9 है। ओके, उसके बाद देखिएगा देखिएगा कौन कौन सी हैं। 7 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 3। इतनी सारी विषम संख्याएं यहाँ पे दी हैं, लेकिन हमें केवल वो विषम संख्याएं छांटनी है जिनके पहले दो सम संख्याएं लिखी हों। 9 को देखिए, 9 से पहले तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं हमारी गिनती में। ठीक है, अब देखिए 7 को, 7 से पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है और 4, दो के दो सम है, इसका मतलब ये हमारी गिनती के अंदर आने वाला है एक 7। ओके, उसके बाद देखते हैं 5। 5 को देखिएगा, 5 से ठीक पहले क्या लिखा है, 7 लिखा है जो कि विषम है, तो इसका मतलब ये हमारी गिनती में नहीं आएगा। 7 को देखिए, 7 से ठीक पहले क्या लिखा है, 6 लिखा है, ये तो सम है, लेकिन उससे एक पहले और क्या लिखा है, 5 जो कि विषम है, तो ये भी हमारी गिनती में नहीं आएगा क्योंकि हमें उससे ठीक पहले दो सम संख्याएं चाहिए। ऐसी 3 को देखिए, 3 से पहले क्या लिखा है, 7 लिखा है जो कि विषम है, तो ये भी हमारी गिनती में नहीं आने वाला है। ऐसी 1 को देखिए, 1 से पहले क्या लिखा है, 2 जो कि सम है, लेकिन 3 सम नहीं है, तो ये भी हमारी गिनती में नहीं आएगा। ओके, ऐसी 9 को देखिए, 9 से ठीक पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है जो कि विषम है, तो ये भी हमारी गिनती में नहीं आएगा। अब इस 3 को देखिए, इस 3 के ठीक पहले क्या लिखिए, 2 लिखिए जो कि सम संख्या है, और उसके ठीक पहले 4 लिखा है जो कि एक सम संख्या है। ओके, तो 3 हमारी गिनती में आएगा क्योंकि इससे ठीक पहले दो सम संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, और इस 3 को देखिएगा, क्या ये हमारी गिनती में आएगा, इसके ठीक पहले क्या लिखा है, 3 जो कि विषम है, तो ये भी हमारी गिनती में नहीं आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी सम संख्याएं मिली, कौन कौन सी विषम संख्याएं मिली, सॉरी, कौन कौन सी विषम संख्याएं ऐसी मिली जिनके आगे दो सम संख्याएं हों। एक तो ये वाली मिली है 7, और एक ये वाली मिली है 3। तो टोटल कितनी हो गई है, 2। 7 और 3, टोटल कितनी हो गई, 2। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जो दी गई शर्त को पूरी कर रही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दूसरा। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु 23 साल थी। ध्यान दीजिएगा, जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु कितनी थी, 23 साल थी। उसके 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। उसके 6 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम मेरा जन्म हुआ उस टाइम माँ की उम्र कितनी थी, 23 थी। तो उसके 6 साल बाद जो है, माँ भी तो 23 साल, 23 में 6 साल जुड़ जाएंगे, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी तब, 29 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब वो व्यक्ति पैदा हुआ तो उसकी माँ की उम्र उस टाइम कितनी थी, 23 साल थी। उसके 6 साल बाद उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 29 साल हो जाएगी। ठीक है, और उस समय देखो फिर क्या बोल रहा है, उस समय मेरे पिताजी की आयु कितनी थी, 34 साल थी। बिल्कुल, मेरे जन्म के समय माँ की आयु 23 साल थी। ठीक है, उसके 6 साल बाद माँ की आयु कितनी होगी, 29 होगी, और उसी टाइम पे पिताजी की उम्र कितनी है, 34 है। इसका मतलब क्या है कि माँ और पिताजी की आयु में कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा, क्योंकि 29 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 34 मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के बोला गया है बहुत आसान। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा था, इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 वर्ष। अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का कुल योग 6 है। ठीक है, मतलब जो भी संख्याएं होंगी, जो संख्या हमारा आंसर आएगा उसके जो अंक होंगे उसमें दो अंक होंगे और दोनों का योग कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या ये ठीक हो रहा है। देखिए, 6 में 0 को जोड़िए, 6 बिल्कुल सही है। 5 में 1 जोड़िए, 6 बिल्कुल सही है। 4 में 2 जोड़िए, 6, और 5 में 1 जोड़िए, 6। तो चारों की चार संख्याएं इस शर्त को पूरा कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट शर्त क्या है देखते हैं। यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो जो संख्या आपको प्राप्त होती है और जो ओरिजिनल संख्या है उसके बीच में 18 का अंतर है। ठीक है, ध्यान देना। तो 6 0 लिखा है ना, तो इसके अंकों को अगर आप पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 6 बन जाएगा, है ना। और 6 और 60 में 18 का अंतर तो होगा नहीं, क्योंकि हमें कितने का अंतर चाहिए, 18 का अंतर। जो ओरिजिनल संख्या है और जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है उनके अंकों को बदलने पर उन दोनों में 18 का अंतर होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। अब देखिए 51 को अगर आप पलटेंगे तो ये बन जाएगा 15। ठीक है ना, तो 15 और 51 में भी 18 का अंतर नहीं होता है। ठीक है, 42 को जब आप पलटेंगे, इनके इसके अंकों को जब आप उलट पुलट कर देंगे तो ये बन जाएगा 24। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 24 और 42 में कितने का अंतर होता है, 18 का। 24 और 42 में कितने का अंतर होता है, 18 का। इसका मतलब ये दोनों शर्तें पूरी कर रही है संख्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली शर्त थी कि दोनों अंकों का योगफल 6 आना चाहिए, तो 4 और 2
दोनों का योगफल 6 आ रहा है। दूसरी शर्त ये थी कि इसके अंकों को परस्पर बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका और इस संख्या का अंतर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को GOD लिखा जाता है, ठीक है, और उसी भाषा में FOG को GOF लिखा जाता है, तो MOB को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए DOG को उसने क्या बना दिया, GOD बना दिया। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या करा, ठीक रिवर्स कर दिया। देखिए DOG सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, G, फिर क्या आ रहा है O, फिर क्या आ रहा है D, तो इसने उसको उल्टे को सीधे करके लिख दिया, GOD बना दिया। ठीक है, मतलब पीछे से आगे की ओर को लिख दिया। सिमिलरली देखिए FOG को उसने क्या बना दिया, GOF। कैसे बनाया, पीछे से आगे की ओर को, पहले G लिखा, फिर O लिखा, फिर F लिखा, ये तो ये गॉफ बन गया, है ना। तो उसी भाषा में MOB को क्या लिखा जाएगा, तो MOB को भी हम क्या करेंगे, पीछे से आगे की ओर को लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, BOM। तो ये उसका कोड हो जाएगा BOM। तो हमारा आंसर देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है, BOM, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? चलिए मान लेते ये है हमारा आज का दिन। ओके, क्या बोल रहा है, बीते कल के पहले वाला दिन, मतलब इससे एक पहले बीता हुआ कल, उससे एक दिन और पहले क्या था हमारा, शनिवार था। क्या था, शनिवार था। आप खुद सोचिए, अगर बीते कल के एक दिन पहले शनिवार था तो शनिवार के बाद रविवार आया होगा, रविवार के बाद क्या आया होगा, सोमवार। कहने का मतलब आज क्या होगा, सोमवार होगा। आज का दिन कौन सा होगा, सोमवार का दिन होगा। फिर वो क्या बोल रहे हैं, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये हमारा आज का दिन है, इसके बाद जो आने वाला दिन है उसको छोड़ के उसका अगला दिन कौन सा होगा, ये वाला दिन निकालना है हमको, ये वाला दिन, है ना। तो आप खुद सोचिए, आज कौन सा वार है, सोमवार, कल को कौन सा वार होगा, मंगलवार, और उसके बाद कौन सा वार होगा, बुधवार। कौन सा वार होगा, बुधवार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने, इसमें देखिए क्या है, हमें एक सीरीज़ दी गई है। सबसे पहले लिखा है बी, फिर लिखा है ई, फिर लिखा है आई, फिर लिखा है एल, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद लिखा है एस। तो आपको बताना है इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किस हिसाब से ये आगे को टर्म्स बढ़ रहे हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, देखिए बी के बाद क्या लिखा है, ई, तो बी को अगर आप काउंट करेंगे, बी के बाद सी डी ई, मतलब इसमें 3 ऐड किया है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना ऐड किया है, 3। बी में कितना ऐड किया, 3, तो कितना आ गया, ई आ गया। ठीक है ना। अब ई के बाद कितना लिखा है, आई लिखा है, तो ई के बाद आई कैसे आएगा, FGHI, 4 ऐड कर दिया। देखिए पहले क्या ऐड करा था, 3, फिर क्या ऐड कर दिया, 4, फिर देखिए आई के बाद क्या आ गया, एल आ गया, तो एल कैसे बनेगा, देखिए आई के बाद JKL, 3 ऐड कर दिया। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले इसने 3 ऐड करा, फिर इसने 4 ऐड करा, फिर इसने 3 ऐड करा, तो इसका मतलब इसके बाद वाले में इसको फिर दोबारा से 4 ऐड करना चाहिए, तभी तो ये सीक्वेंस बनेगा। क्या ऐड करना चाहिए, 4। तो एल में हम क्या करेंगे, 4 ऐड करके देखेंगे। तो एल से आगे काउंट करिए, MNOP, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। अगर P हमारा ठीक है, माना P हमारा उत्तर होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट इसको क्या आना चाहिए, 3 छोड़ के आना चाहिए, है ना। तो P में 3 छोड़िए, क्या हो जाएगा, P के बाद QRS, एस आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमें गिवन एस है वो बिल्कुल इस जो हमारा आंसर निकाला है उसके हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमने क्या करा, पहले 3 ऐड करा, फिर 4 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, फिर 4 ऐड करा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, P। हमारा आंसर का कितना आ गया, P, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल में देखिए क्या है, ABCD और इसके रेशियो में लिखा है JKLM। ओके, उसके बाद लिखा है JKLM, फिर रेशियो में लिखा है क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब क्या है कि ABCD का जो संबंध JKLM के साथ है वही संबंध JKLM का किसके साथ है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए ABCD आपको लगातार 4 दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको JKLM लगातार 4 दिख रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि A से J कैसे प्राप्त किया जा सकता है, A से J कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखेंगे ABCDEFGHIJKLM स्टेप्स है ना, तो A के बाद 9वां होता है G। A के बाद अगर A में आप 9 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, J मिलेगा। क्या मिलेगा, J मिलेगा। देखिएगा ना, A के बाद मैं काउंट करता हूँ, BCDEFGHIJ, ये 9वें स्थान पे क्या आ रहा है, J आ रहा है। इसका मतलब जब हम J से आंसर पाने के लिए +9 करेंगे, J में हम कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो J में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो करिए KLMNOPQRS, तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए,
एस से होनी चाहिए, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, एस से होनी चाहिए। तो ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्या इन ऑप्शन में से कोई ऐसा है जो एस से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा हमने केवल देखा कि जो स्टार्टिंग का लेटर ए है और यहाँ स्टार्टिंग लेटर जे है, तो ये कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, 9 ऐड करने पे मिल रहे हैं। तो जे में भी अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमें आंसर का पहला पार्ट मिलेगा। तो आंसर का पहला पार्ट क्या है, एस, जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए के पास है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 का जो संबंध 10 के साथ है वही संबंध 5 का किसके साथ है ना। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमने इसका 3 गुना करा और उसमें 1 जोड़ लिया, क्योंकि 3 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10। तो वैसे ही अगर हम 5 का 3 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें 16 मिलेगा, लेकिन 16 कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये 3 का अगर हम वर्ग करते हैं ना तो 10 के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं और उसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 10 मिलता है। ये देखिए ये वाली संख्या आ रही है। तो यही वाला लॉजिक इसमें भी लगा के देखते हैं। तो इसमें भी हमें यही लॉजिक लगाना है, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर करके अगर हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 और 1 26, और 26 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है ना। हमने क्या करा, जो संख्या हमें दी है उसके स्क्वायर में हमने, मतलब उसके वर्ग में हमने 1 जोड़ दिया। तो वैसे ही 5 के स्क्वायर में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला रीजनिंग का बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, जीवन का जो संबंध मृत्यु से है वही संबंध आशा का किससे है। ठीक है ना। तो जीवन का मृत्यु से क्या संबंध है, हमने हिंदी में पढ़ा है कि जीवन का जो विपरीत होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, मृत्यु होता है। तो क्या आशा का विलोम शब्द ऑप्शन में है कोई, देखिए आशा का विलोम शब्द क्या होगा, निराशा होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। जीवन का विलोम शब्द क्या है, मृत्यु है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा, निराशा, जो कि हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी निराशा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारे 10 प्रश्नों की जो सीरीज थी उसका आखिरी सवाल आपके सामने है। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है कि क्या आएगा। ओके, 121 लिखा है, 144 लिखा है, 169 लिखा है, फिर एक क्वेश्चन मार्क बना है, फिर 225 लिखा है ना। तो इन अंकों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा कि भैया ये 11 का स्क्वायर है। ओके, ये किसका स्क्वायर लिखा है, सबसे पहले 11 का स्क्वायर लिखा है। ओके, उसके बाद वाली जो संख्या लिखी है ना 144, ये 12 का स्क्वायर लिखा है। ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ऐसे ही जो 169 लिखा है वो किसका स्क्वायर लिखा है, 13 का स्क्वायर लिखा है ना। और जो लास्ट में संख्या लिखी है 225, वो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखा है 11 का स्क्वायर, फिर लिखा है 12 का स्क्वायर, फिर लिखा है 13 का स्क्वायर। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 14 का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 14 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 14 का जो स्क्वायर मतलब 14 का जो वर्ग होता है वही हमारा उत्तर आएगा। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आज जो हमने 10 सवाल पढ़े हैं ये 10 के 10 अलग अलग टाइप के सवाल थे, और ये आपके पेपर में किसी न किसी रूप में आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है तो ये सारे सवालों की आप तैयारी करिए, और ऐसे ही सवाल लेके मैं आपके साथ आगे भी अन्य वीडियोस में जुड़ा रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपके इश्यूज़ हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, या कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आ रहा हो या आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।